हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। इंडेस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडेस 7। इंडेस 7 जो है वो अपना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर के, जो पहले आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ रखा था, उसका यदि हम इंडेस सीरीज की बात करें तो इंडेस 7 के तहत आपको इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट को फिर से जानना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है, पहले आप उसको देख लीजिए। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है अपना, तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है। इंड एस 7 बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है। तो एक एंटिटी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है इन एडिशन टू बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता ही है कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट की तो बात आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात आती है, और अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की भी बातें आती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको हेल्प करता है ये जानने में कि एंटिटी किस प्रकार से कैश जनरेट कर रही है और उस कैश को किस प्रकार से इफेक्टिवली यूज भी कर रही है। तो जनरेशन की बात जब आती है और उसके यूटिलाइजेशन की बात आती है, जनरेशन और यूटिलाइजेशन दोनों ही चीजें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ के पता चल जाता है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली आप कंपैरिजन भी कर सकते हो बाकी अन्य एंटिटी के साथ, कि उनके कैश फ्लो और आपके कैश फ्लो को देख के हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा एंटिटी कितना ज्यादा स्मूथली अपने ऑपरेशन से कैश फ्लो को जनरेट कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं हम। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, इंड एस 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था। जब मैं इंड एस की बात करूंगा तो बात आएगी इंड एस 7 की बात आएगी, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस लिखूंगा मैं। recommends that an entity should prepare and present cash flow statement in addition to, बताइए, in addition to बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के अलावा अलग से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने होते हैं। इट हेल्प्स रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बात में ये हेल्प करते हैं, इन असेस करना द एबिलिटी ऑफ एंटिटी, जो एंटिटी की जो एबिलिटी है, टू जनरेट कैश फ्लो, कि आप कैश फ्लो सही तरीके से जनरेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फॉर इट्स, कैश फ्लो जो आप जनरेट कर रहे हो क्यों जनरेट कर रहे हो, तो फॉर इट्स वेरियस नीड्स, जो अपने नीड्स है उस नीड्स के लिए आप कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये बात हमने जाना इंट्रोडक्शन में। यही इंट्रोडक्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंड एस 7 के हिसाब से। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन का।
ठीक है, इसको आप लिख लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक मैं बोलूंगा आप लोग इसको लिख लो, लिखने से आपको याद अच्छा होगा। आगे चलते हैं हम। आगे क्या है सर? तो आगे हम चर्चा करेंगे जो दूसरा पॉइंट है इस इंडिया 7 में, दैट इज ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड डेफिनेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया 7 का, क्या क्या है इसके अंदर स्कोप में आते हैं, और कुछ डेफिनेशंस देखने हैं। जैसे डेफिनेशंस मतलब यहां पे बहुत सारे डेफिनेशंस नहीं देखने हैं आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आपको डेफिनेशंस देखने हैं कैश के, कि कैश में क्या चीजें आती है और कैश में क्या चीजें नहीं आती है। तो आप इसे लिखेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ Ind AS 7 is to provide information, हमें ये इंफॉर्मेशन देगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ Ind AS 7 is to provide information about the historical चेंजेस। हिस्टोरिकल चेंजेस मतलब कि जो रिकॉर्ड हो रखा है उसकी बात हो रही है। हम फॉरकास्टिंग नहीं कर रहे हैं इंडिया 7 में, हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं। जो हो रखा है, ये आप देखो ना, यहां पे क्या बोला मैंने बोला आपको हिस्टोरिकल चेंजेस। जब मैं हिस्टोरिकल चेंजेस बोल रहा हूं मतलब जो रिकॉर्ड हो रखा है। जैसे आप बैलेंस शीट या पीएनएल बनाते हो तो वह हिस्टोरिकल ही होता है, हम फॉरकास्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हिस्टोरिकल चेंजेस लिखा हुआ है। हिस्टोरिकल चेंजेस किस चीज में? हिस्टोरिकल चेंजेस, तो हिस्टोरिकल चेंजेस इन कैश, कैश में, एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। ऑफ एन एंटिटी, ऑब्वियस सी बात है एंटिटी की ही बात हो रही है। अब जो ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे दिखाते हैं? तो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड वाया कैश फ्लो। अंडर फॉलोइंग हेड्स। आप जो हिस्टोरिकल चेंजेस हो रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इंफॉर्मेशंस में, उसको आप 3 हेड में दिखाते हो। ये पुरानी बातें हो गई, आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये कौन कौन सी बातें? ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है अपने पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तो सर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे पास कैश फ्लो है उस कैश फ्लो को हम 3 कटघरे के तहत लाते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए आगे चलिए। थर्ड पॉइंट है अपना, और जो बड़ा ही इरेलेवेंट है, डेफिनेशन ऑफ कैश।
कैश का क्या डेफिनेशन है? तो देखिए, एज डिफाइंड बाय इंड एस 7। इंड एस 7 कैश को कैसे डिफाइन करता है? कैश इंक्लूड्स नॉट ओनली कैश। कैश में सिर्फ कैश ही नहीं आते, नॉट ओनली कैश इटसेल्फ। कैश में सिर्फ कैश ही नहीं आते, बट ऑल्सो एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट, और भी कोई इंस्ट्रूमेंट इसमें आ सकते हैं, दैट आर रेडिली, रेडली का मतलब हुआ आसानी से, रेडिली कन्वर्टिबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। नोन अमाउंट पता है मुझे पहले से ही, नोन अमाउंट ऑफ कैश, अननोन अमाउंट नहीं है, नोन अमाउंट ऑफ कैश सो क्विकली, बड़े ही आसानी से। समझ गए? यस। तो कैश में सिर्फ कैश ही नहीं आता, कोई और सा भी इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम आसानी से नोन अमाउंट, नोन अमाउंट का मतलब यदि उसकी वैल्यू 20,000 है तो हमें 20,000 मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका वैल्यू मुझे पहले से ही पता है। ठीक है ना? यस। अब देखो कैश इक्विवेलेंट की बात करें कि सर कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा। कैश तो हमने देख लिया, अब कैश इक्विवेलेंट की बात करें। कैश इक्विवेलेंट, इसके बारे में क्या बोला गया है? इसके बारे में बोला गया है इट इज शॉर्ट टर्म, ध्यान देंगे शॉर्ट टर्म है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स that are readily convertible, जिसको आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू बताओ नोन अमाउंट ऑफ कैश। मतलब आप ध्यान से देखो तो कैश में कैश तो आएगा ही आएगा, और जो मैंने इंस्ट्रूमेंट का है ना, इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैश इक्विवेलेंट। कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट जिसको आप आसानी से बिल्कुल सर्टेन अमाउंट में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना आपको, तो ये इंस्ट्रूमेंट ही कैश इक्विवेलेंट होते हैं। इट हैज शॉर्ट मैच्योरिटी, ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके पास शॉर्ट मैच्योरिटी होते हैं। शॉर्ट मैच्योरिटी का मतलब कितना, कितना शॉर्ट मैच्योरिटी होगा? तो बोला जाता है कि 3 महीने तक या उससे कम। तो इट हैज शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ 3 months और लेस, 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको कि सर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करो जो कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कटघरे में उसको हम रख सकते हैं। तो इसमें आते हैं सर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब 3 महीने से कम,
के डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आते हैं इसमें, इसमें आते हैं लोन नोट्स, लोन नोट्स, इसमें आते हैं बैंक में जो आपके पैसे रखे होते हैं जिसको आप कभी भी एटीएम से निकाल सकते हो, बैंक डिपॉजिट्स, अकाउंट वाले। फिर इसमें आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वही जिसका पीरियड 3 महीने या उससे कम वाले हो, ठीक है ना। यस। अब मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, क्या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे? तो सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना उसकी वैल्यू ना चेंजेस होती रहती है, इक्विटी के प्राइसेस बढ़ते हैं घटते हैं। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था जिसमें रुचि सोया कंपनी है जिसका शेयर प्राइस शायद 12 रुपया या 15 रुपया चल रहा था, उसका 12 या 15 रुपया शेयर प्राइस चल रहा था लॉकडाउन से पहले, शायद फैब में या फिर मार्च के बिगिनिंग में, और अभी उसका प्राइस चल रहा है 1200 रुपये या शायद हजार से ऊपर चल रहा है उसका प्राइस। तो कितना ज्यादा मतलब फायदा हुआ शेयर होल्डर्स को। ये तो एक साइड हो गया, दूसरा साइड गिर भी सकता है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं भले ही तुम शॉर्ट टर्म ही बोलो तो शॉर्ट टर्म से मतलब ही नहीं है, उसका नोन अमाउंट नहीं होता है, इक्विटी का प्राइस कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो इसलिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। तो यहां लिखूं मैं इक्विटी instruments are excluded from cash and cash equivalent, उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। दूसरी तरफ मैं आपसे पूछूं बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बताओ कि बैंक ओवरड्राफ्ट कैश या कैश इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सर बैंक ओडी तो एक फैसिलिटी होती है ना, कभी इसका डेबिट बैलेंस होता है कभी इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैंक ओडी तो रिपेबल ऑन डिमांड होता है, जैसे हमारा बैलेंस बढ़ता है हमारे पास इन हैंड कैश आता है, कैश ज्यादा होता है तो ओडी ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। तो बैंक ओडी तो इंटीग्रल पार्ट है अपना बिजनेस का, कैश मैनेजमेंट का हिस्सा है ये, कि हमारे पास यदि कैश की डेफिशिएंसी है तो हम बैंक ओडी की फैसिलिटी लेकर के हम बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेते हैं। तो इसलिए नो डाउट कि बैंक ओडी जो आएंगे वो हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे। तो इसको लिख लीजिए, बैंक ओडी यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज जनरली repayable on demand and form part of cash management of an entity. So it is integral part of cash and cash इक्विवेलेंट। तो बैंक ओडी अपना एमसीक्यू में पूछ दे आप लोगों के सीए में फाइनल के एग्जाम में कि बैंक ओडी का क्या, तो बैंक ओडी इज द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है क्योंकि ये अमाउंट इसका अननोन होता है और काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं इसके अमाउंट में। चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई चीज कंफ्यूजन्स लगते हैं आपको तो आप कमेंट कर देंगे, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं दैट शैल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, माय यूट्यूब चैनल। और लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए इसको। चलिए सर आगे नेक्स्ट पॉइंट, हमने कितने पॉइंट्स कर लिए, हमने जो अभी पॉइंट किया उसमें हमने डेफिनेशंस देख लिए हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट का क्या डेफिनेशन है।
तो 3 पॉइंट हमने यहां पे कर लिया। अब जो पॉइंट आगे हम चलेंगे, चौथा पॉइंट की बातें आएंगी यहां पे। फोर्थ पॉइंट क्या है सर? तो फोर्थ पॉइंट है सोर्स एंड यूजेस ऑफ कैश। सोर्स एंड यूज ऑफ कैश। तो क्या सोर्स है, कहां यूज है इसका? तो सिंपल सी बात है कि सोर्स और यूज जो होते हैं उसके तो 3 ही हेडिंग्स हैं। पहला आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे मैं कस्टमर को सामान बेच रहा हूं तो उससे मुझे पैसे मिलेंगे, तो दैट इज सोर्स हो गया। और उस पैसे से मैं क्रेडिटर्स को पे करूंगा, बैंक ओडी को पे करूंगा, तो वह हमारा यूज हो गया। तो सोर्स और यूज तो इसी में आ जाएंगे ना सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मैं कैसे डिफाइन करूं, कैसे मैं इसको रिकॉग्नाइज करूं? तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी। एक एंटिटी का जो प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, दूसरा है अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएंगे? सिंपल सी बात है सर, एक्विजिशन, फिक्स्ड एसेट्स का एक्विजिशन करते हैं हम या फिर उसको बेचते हैं। तो एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स का मतलब हुआ जो कैश इक्विवेलेंट है उसको छोड़ के। अदर इन्वेस्टमेंट्स का मतलब कुछ खास नहीं है यहां पे, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारे हैं जो ऊपर दिखाया मैंने जो तुम्हारे कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट्स के अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसकी बात हो रही है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है अदर इन्वेस्टमेंट्स, ये इसमें आ गया। चलिए सी पॉइंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएंगे? तो सोचो ना, फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो बिजनेस चला रहा हूं मैं, तो सिंपल सी बात है आपके पास जो ओन्ड फंड और बोरोड फंड होते हैं, तो सिंपल सी बात यहां पे लिखो आप, सोर्स ऑफ ओन्ड फंड, जिससे आप इक्विटी इशू करते हो, एंड बोरोड फंड रिलेटेड एक्टिविटी। मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस, मैं ये बोलूं आपको कि जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या आता है? ओन्ड फंड आता है या बोरोड फंड। तो ओन्ड फंड और बोरोड फंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उसका कैश के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि सर थियरी बोले जा रहे हो, कुछ एग्जाम्पल भी तो दो। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, इसका आंसर मैं लिखूंगा बाद में, आप सोच सकते हो कि ये किस में आएगा, आपको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई हेडिंग्स कि ये कौन से हेडिंग्स में आएंगे। तो पहला है कैश हमने पेमेंट किया, टू परचेज ऑफ,
हमने परचेज की नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स हमने परचेज किया। तो मुझे आप आंसर दो, यहां खुद सोचो तुम, ये किस में आएगा, मैं नहीं लिख रहा। आगे है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, बताओ किस में आएगा। अगला पॉइंट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स से कैश मिला, किस में आएगा। फिर है अ शॉर्ट टर्म कैश डिपॉजिट, अ शॉर्ट टर्म कैश डिपॉजिट रिक्वायरिंग 20 डेज, 20 दिनों के लिए नोटिस फॉर इट्स ड्रॉवल, 20 दिन के अंदर हम इसको बैंक से निकाल सकते हैं। आप अपना आंसर सोचो। नेक्स्ट पॉइंट है हमने लैंड को रिवैल्यू कर लिया, हमने लैंड की रिवैल्यूएशन कर ली। लैंड रिवैल्यूएशन, बताओ लैंड रिवैल्यूएशन किस में आएगा, आप आंसर दो मुझे। बोनस शेयर हमने इशू किया, बोनस शेयर इशू की हमने, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हमें मिले, बताइए। तो आप क्या बोलोगे सर कैश पेमेंट, आप इसके आंसर दो मुझे। कैश हमने पेमेंट किया टू परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स के लिए तो इन्वेस्टमेंट्स और जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स है, तो ये आपका आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कस्टमर्स से पैसे मिले तो आपका प्रिंसिपल रिवेन्यू एक्टिविटीज में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म कैश डिपॉजिट है, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो ये तो अपना क्या आ गया, इसका क्या नाम दूं मैं, ये तो अपना कैश इक्विवेलेंट हो गया, ये कोई एक्टिविटी थोड़ी ना हुई, ये कैश इक्विवेलेंट हो गया। लैंड की रिवैल्यूएशन हो रही है, तो रिवैल्यू करने पे कोई कैश थोड़ी ना रियलाइज होता है, तो ये अपना आ गया नॉन कैश आइटम, ये नॉन कैश आइटम है। बोनस शेयर हमने इशू किए, तो बोनस शेयर इशू करना भी क्या बताओ, नॉन कैश आइटम है। कमीशन मिला मुझे, कमीशन जब भी मिलता है तो कमीशन का मिलना इज द हिस्सा ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आई थिंक कुछ हद तक या काफी कुछ हद तक आप लोगों का जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। बोनस शेयर इशू आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बोनस शेयर में हमें पैसे थोड़ी ना मिलते हैं, तो ये नॉन कैश आइटम है, तो नॉन कैश आइटम का तो डिस्क्लोजर करना ही नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। लैंड रिवैल्यूएशन इज नॉट द पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज इट इज द नॉन कैश आइटम्स। चलिए कितने पॉइंट्स हमने कवर कर लिए इसके तहत, मैं ये बार बार भूल जाता हूं मैं। हमने इसमें 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया अभी तक। अब अपना 5th पॉइंट की बात करें कि 5th पॉइंट क्या बोलता है। 5th पॉइंट बोलता है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, उस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को तुम डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड
किसी भी मेथड से बना सकते हो। तो यहां सिंपल लिख लो, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैन बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। इससे मैं प्रिपेयर भी कर सकता हूं और प्रेजेंट भी कर सकता हूं यूजिंग ईदर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके सवाल हम बाद में कर लेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सिक्स्थ पॉइंट क्या है, तो सिक्स्थ पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि जो आपका कैश फ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज is prepared using डायरेक्ट मेथड। इसे आप हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही बनाओगे, इसका कभी इनडायरेक्ट मेथड नहीं हो सकता, असंभव। डन, ठीक, आगे चलते हैं। सिक्स पॉइंट हमने कवर किया इसके तहत। अब आते हैं हम सेवंथ पॉइंट पे। सेवंथ पॉइंट क्या है अपना सर, सेवंथ पॉइंट है फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, तो आप जब भी फॉरेन करेंसी कैश फ्लो की बात आएगी तो आप इंड एस 21 याद करो। इंड एस 21 जिन बच्चों ने कर रखा है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने नहीं किया है तो एस 11 याद करें कि एस 11 में आप किस प्रकार से कैश को ट्रांसलेट करते थे। जो आपके फॉरेन करेंसी होते थे, फॉरेन करेंसी को तुम किस प्रकार से रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांसलेट करते थे। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो एस 11 था ना, जिन्होंने इंड एस 21 नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने इंड एस 21 नहीं पढ़ा है उन लोगों की बात कर रहा मैं, तो आपके पास फॉरेन करेंसी है तो फॉरेन करेंसी को एस 11 में तुम रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करते थे। बट यदि तुम इंड एस में पढ़ रहे हो तो इंड एस जो 21 है ये बोलता है कि फॉरेन करेंसी को मुझे कन्वर्ट करना है फंक्शनल करेंसी, या रिपोर्टिंग करेंसी नाम का कोई चीज नहीं है। यह बात आती है फंक्शनल, तो फंक्शनल करेंसी को यदि तुम डीपली पढ़ोगे तो रिपोर्टिंग करेंसी का ही स्वाद आता है, कुछ अलग स्वाद नहीं है, बट भारी भारी बातें इस पे लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां यही बोला गया है कि आप क्या करेंगे, आप कौन सा करेंसी यूज करेंगे बताइए। आप यूज करेंगे फंक्शनल करेंसी। तो यहां पे देखिए, लिख लीजिए इसको, वेयर अ कैश फ्लो arises in foreign currency, it should be translated, it should be translated into entities functional currency।
मतलब डॉलर को तुम रुपी में कन्वर्ट कर दो। मैं एक तरीके से बोलूं कि अपने इंडिया में फंक्शनल करेंसी रुपी है, तो कोई घबराना नहीं है आपको। और फॉरेन करेंसी रुपी के अलावा कुछ भी हो, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, कुछ भी हो। चलिए अब चलते हैं हम 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट अपना नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो आपको पता है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। नाइन्थ पॉइंट पे आते हैं। यदि आप करते हो इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स या फिर जॉइंट वेंचर, यदि आप इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर में, तो किस प्रकार से जो आपका एसोसिएट है या आपका जॉइंट वेंचर है उसके कैश फ्लो को आप किस प्रकार से डील करते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हो, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब समझ रहे हो ना, एसोसिएट्स मैंने खरीद लिया या मैंने किसी कंपनी में जॉइंट वेंचर खरीद लिया, तो ये फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। यदि मैं इसको बेच दूं तो बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही हिस्सा होगा, ठीक ना। और मान लो कि हम किसी इन्वेस्टमेंट्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और ट्रांजैक्शंस को हम कैश में डील ना करके शेयर्स में डील कर रहे हैं, तब तो फिर वो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का हिस्सा हो जाएगा। तो आप सिंपल लिखेंगे यहां पे कि कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑब्टेनिंग मतलब खरीदना और लूजिंग मतलब बेचना, कंट्रोल ऑफ बिजनेस एसोसिएट्स या फिर जॉइंट वेंचर shall be presented सेपरेटली। इसे आपको सेपरेटली दिखाना है। एंड इट इज पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही हिस्सा होगा। तो 9 पॉइंट हमने कवर कर लिया इसके तहत। अभी तक यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप प्लीज लाइक करें इसे, और 10वें पॉइंट पे बिल्कुल हंसते हुए आप आ जाए। लास्ट पॉइंट है अपना डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस। और प्लीज आप इसको लिखिएगा, बैठ के मत देखिएगा, आप लिख लोगे तो आपको याद आ जाएगा। जब भी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस की बात आती है तो जिन बच्चों ने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे। डेरिवेटिव्स आपके पास इंडिया में जनरली क्या होते हैं, डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा याद दिला दूं मैं कि मान लो मुझे 6 महीने बाद यूएसए सीपीए करना है और 100 या $200 फी है, तो 6 महीने बाद तो शायद रुपी और कमजोर हो जाए डॉलर के मुकाबले,
मतलब कि $1 इज इक्वल टू ज्यादा रुपये देना पड़े। तो 6 महीने बाद जो काम करना है और मुझे दिख रहा है तो मैं आज ही एक रेट तय कर लूंगा, उस रेट को बोलते हैं हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब या तो कॉल ऑप्शन होगा या पुट ऑप्शन होगा, ये मैं आपको डेरिवेटिव्स में बता दूंगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट अ बेटिंग, कुछ प्रीमियम देके हम बेटिंग कर लेते हैं कि शेयर का दाम बढ़ने वाला है, तो बढ़ने वाला है तो हमको लग रहा है तो हम कॉल ऑप्शन ले लेते हैं। दाम बढ़ने पे जो बेटिंग होता है ना उसे कॉल ऑप्शन बोलते हैं, और दाम गिरने पे जो बेटिंग करते हैं उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। तो ऑप्शन के अंदर दो बातें होती है, जैसे मान के चलो मुझे लग रहा है कि रिलायंस के शेयर का दाम 1500 रुपया से ऊपर जाएगा, इसके लिए बेटिंग कर रहा हूं कि 1500 से ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन ले लूंगा, और दाम चला गया मान लो 1800 रुपया, तो मुझे 300 रुपये का फायदा हो गया। और सर यदि 1500 से कम हो गया तो मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ, जस्ट जो मैंने प्रीमियम पैसे दिए थे 50 रुपया या 100 रुपया उसका लॉस हुआ। तो आपको प्रीमियम पैसे देने होते हैं 200 रुपया या 300 रुपया या 500 रुपया देके नाम लिखवाते हो आप कि हमें बेटिंग करना है साहब। एक टिकट खरीदते हो आप, टिकट को ही बोलते हैं प्रीमियम, उसे आप खरीद लो और वो आपका गया, वो रिकवरेबल नहीं है। तुम जीत गए तो बहुत बढ़िया, नहीं जीते तो टिकट के पैसे डूब गए। दैट इज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो बड़ा ही मजेदार होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फिर होता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप के बारे में अभी चर्चा में नहीं करूंगा। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि किसी कंट्री में फ्लोटिंग जो इंटरेस्ट रेट है और किसी कंट्री में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, तो मैं अभी नहीं बोल रहा स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इतना नहीं समझा सकता, तो आप इसे रहने दें। अभी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं करूं तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की बात बाद में कर लेंगे, अभी आप समझो कि डेरिवेटिव का हिस्सा है ये। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सब डेरिवेटिव्स हैं। तो क्या लिखना है आपको, तो आपको ये लिखना है इसके अंदर एज पर इंडिया 7, एज पर Ind AS 7, cash flow from above derivatives, जो ये डेरिवेटिव्स ऊपर में मैंने नाम लिए आर नॉर्मली क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखो मैंने क्या बोला, नॉर्मली, नॉर्मली ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ही माना जाता है यदि आप डेरिवेटिव्स खरीदते हो और बेचते हो। जैसे कि मान के चलो कोई ऐसा पर्सन है जिसका काम है शेयर मार्केट का, वो पैसे लगाता है बेचता है, तो एक तरीके से उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स हो गया। A speculator, a speculator regularly engaged in buying या फिर सेलिंग डेरिवेटिव्स। तो उस स्पेकुलेटर के लिए बताओ, उस स्पेकुलेटर के लिए जो प्रॉफिट कमाना है वह क्या कहलाएगा बताओ, सोचो 2 मिनट। ध्यान देना, स्पेकुलेटर रेगुलरली इंगेज्ड है, इसलिए मैं रुक गया। नॉर्मली वो ठीक है, बट आपको सावधान हो जाना है, यहां पे सावधान ये होना है कि रेगुलरली इंगेज्ड है यार, वो डेली खरीदता और बेचता है। तो जब डेली खरीदना बेचना हो गया तो तुमको इन्वेंट्री जैसा नहीं लग रहा है क्या, ये उसका डेली का काम हो गया ना, फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुआ ना, तो उसके लिए फिर क्या हो जाएगा,
कैश फ्लो फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन for a speculator is part of कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके लिए ऑपरेशन का हिस्सा हो गया। तो आपको नॉर्मली तो ठीक है, बट आपको नॉर्मली काम नहीं करना है, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सुनना एग्जांपल ध्यान से। मोहन परचेज्ड शेयर्स इन रिलायंस लिमिटेड। He is afraid of fall in शेयर प्राइस। उसको डर है कि रिलायंस के शेयर प्राइस गिर सकते हैं। तो जब गिर सकते हैं, जिस चीज का तुम्हें डर है ना, उसी पे तुम सट्टेबाजी कर लो। डेरिवेटिव्स का थीम ही है कि जिस चीज का डर है उसी से फायदा उठाओ। तो मोहन लिमिटेड है, उसने परचेज किया है शेयर्स इन रिलायंस लिमिटेड। उसको डर है कि शेयर का प्राइस गिर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, आप भी किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हो तो आपको खरीद के रखे हो तो डर सता रहा है ना कि यार ये कंपनी का प्राइस अभी तो बहुत ज्यादा है, आने वाले टाइम में गिर जाए। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट लॉस ही परचेज्ड पुट ऑप्शन। जब भी गिरने का डर होता है तो हम पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं कि गिर गया तो फायदा कमा लेंगे, और फायदा कमा लेंगे तो लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखो मेन मुद्दा क्या है यहां पे। मेन मुद्दा तुमने शेयर्स खरीदे हैं। जो अपना यहां पे फैक्ट है सवाल का, वो आपने क्या खरीदा है? शेयर्स। तो शेयर्स खरीदना क्या आपका इन्वेस्टिंग है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को बचाने के लिए हमने पुट ऑप्शन खरीदा। तो ये जो डेरिवेटिव है हमारे पास, ये डेरिवेटिव हमने क्यों लिया, ध्यान दे। ये डेरिवेटिव जो हमने लिया, ये डेरिवेटिव हमने लिया है इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए। तो यहां पे लिखोगे सो कैश फ्लो फ्रॉम पुट ऑप्शन, पुट पुट ऑप्शन शैल बी, किसका हिस्सा होगा बताओ? इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए ले रहे हैं, क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा हो जाएगा। आपको मेन एक्टिविटी देखनी है। एक और लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं। रिलायंस लिमिटेड है। रिलायंस लिमिटेड took a loan at the rate 12% प्लस लिबोर। ये लिबोर क्या होता है? तो लंदन इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट होता है। ये आप एसएफएम में पढ़ते हैं। तो उसको पता है कि लिबोर जो है ना, लिबोर चेंज हो रहा है, मतलब लिबोर 2% हो गया, 3% हो गया, 1% हो गया। तो उसको डर है कि यार लिबोर तो भागता जा रहा है। तो पहले तो उसने क्या लिया देखो, लोन लिया। लोन लेना किसका हिस्सा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। तो मैं आगे बोलूं आपको, इन ऑर्डर टू
अवॉइड फर्दर इंटरेस्ट कॉस्ट, कि ज्यादा इंटरेस्ट ना जाए। ही परचेज्ड स्वैप ऑप्शन, ही परचेज्ड स्वैप ऑप्शंस, उसने स्वैप ऑप्शंस खरीद लिया। तो यहां जो आपको पूछेगा तो ये स्वैप ऑप्शन का जो खरीदना है तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि मेन हिस्सा मेरा लोन लेना है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया बताइए, इस प्रकार से हमने सारे के सारे जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया इंड AS 7 के तहत। अब इसके जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को जो आपका ग्रुप है उसमें क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो आप कुछ क्वेश्चंस उसके ट्राई करके आप रखना। थैंक यू सो मच इतना के लिए। ये 10 पॉइंट हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। चलिए 10 पॉइंट आपने देख लिया कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन हमने देखा, इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये देखा कि स्कोप क्या है इसका, डेफिनेशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सारा पॉइंट्स हमने देखा। इसको रिवाइज करिएगा, फिर मिलते हैं आपसे। और क्वेश्चंस जो मैं भेजूंगा प्लीज उसको करिएगा। थैंक यू सो मच।